Hello students, this is my video 3 on Geography chapter 2 of 9th class. लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे हिमालय की डिफरेंट रेंजेस के बारे में। तो हमने दो रेंजेस के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा, जो थी हिमाद्री एंड हिमाचल। हिमाचल को लेसर हिमालयस रेंज भी बोलते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे हिमालय की तीसरी और आखिरी रेंज, दैट इज़ कॉल्ड शिवालिक रेंजेस, और आउटर हिमालयाज भी जिसको कहा जाता है। तो ये शिवालिक रेंजेस की चौड़ाई कितनी होती है? इनकी चौड़ाई होती है लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक, यानी कि दे आर हैविंग अ विड्थ बिटवीन 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर्स। और इनका ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट भी काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू हिमाद्री एंड हिमाचल रेंजेस, क्योंकि ये सबसे नीचे वाली रेंजेस होती हैं। तो इन रेंजेस की हाइट लाई करती है बिटवीन 500 मीटर टू 1100 मीटर्स। अब सवाल पैदा होता है कि रेंजेस बनी कैसे? तो जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना आदि, ये सब रिवर्स जो काफ़ी फार नॉर्थ यानी बहुत ऊपर से ग्लेशियर से कुछ निकलती हैं, वहाँ से बहती हुई नीचे आती हैं, तो अपने साथ में पहाड़ों को काट काट कर रोड़ी, पत्थर, मिट्टी वगैरह यानी कि ग्रेवल लेकर आती हैं और यहाँ पर जमा कर देती हैं। तो इसलिए इस एरिया में ग्रेवल यानी कि रोड़ी काफ़ी आपको मिलेगी। तो ये रेंजेस बनी होती हैं अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर। अनकंसोलिडेट का मतलब कि बिना जमी हुई, यानी कि ये सेडिमेंट्स जमे हुए नहीं हैं, इधर उधर बिखरते रहते हैं टाइम टू टाइम, इसलिए ये अनकंसोलिडेटेड कहलाते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 11 चल रहा है। अब इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। तो हिमालयस को लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के अलावा ईस्ट टू वेस्ट रीजियंस के हिसाब से यानी एरियाज़ के हिसाब से भी उनका बंटवारा किया गया है। किसके हिसाब से? रीजियंस के हिसाब से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश से अगर हम आएंगे इधर नॉर्दर्न प्लेन की तरफ, पंजाब की तरफ, कश्मीर की तरफ, तो इसके हिसाब से भी इनका बंटवारा किया गया है। वो हम पढ़ने जा रहे हैं इस पैराग्राफ में। और इन रीजियंस को डीमार्केटेड यानी कि चिन्हित, निशान लगाया है अलग अलग रिवर्स के द्वारा, यानी कि अलग अलग रिवर्स, जिन जिन रिवर्स के बीच में कुछ एरियाज़ पड़ते हैं उनको अलग अलग एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। उदाहरण के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, हिमालयास का जो हिस्सा सतलुज और इंडस रिवर के बीच में आता है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालयास एंड कश्मीर हिमालयास। आई रिपीट, पंजाब, कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयास। और हिमालयास का जो हिस्सा सतलुज और काली रिवर के बीच में आता है उसको कहा जाता है कुमाऊं हिमालयास। तो ये सब 1 मार्क में भी आपसे पूछ सकते हैं कि इस एरिया से इस एरिया के बीच में हिमालयास को क्या कहा जाता है, तो ये आप सब नोट कर सकते हैं। इसी तरह काली और तिस्ता रिवर के बीच में आने वाले हिमालयास को नेपाल हिमालयास कहा जाता है, और तिस्ता और धियांग रिवर के बीच में आने वाले हिमालयास को आसाम हिमालयास कहा जाता है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर हिमालयास के बिल्कुल ईस्टर्न बाउंड्री यानी कि पूर्वी बाउंड्री से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र रिवर। धियांग जॉर्ज के बाद हिमालयास बहुत शार्प तरीके से बैंड होते हैं ईस्ट की तरफ और हमारी पूरी ईस्टर्न बाउंड्री बना देते हैं। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम के ऊपर से जो हिमालयास का पूरा पहाड़ों का ग्रुप बना हुआ है वो हमारी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, और ये धियांग जॉर्ज के बाद बनती है। अब जॉर्ज क्या होता है? जॉर्ज एक शेप होती है जो नदी पहाड़ों को काट कर बनाती है। आप इसकी पिक गूगल से निकाल के देख सकते हैं। ऊपर से थोड़ी दो पहाड़ों के बीच में गैप या दो चट्टानों के बीच में गैप ज़्यादा होता है, और नीचे जाते आते ये गैप कम होता जाता है, इसलिए इसको जॉर्ज नाम दिया गया है इस बनावट को। तो इट इज़ मेड बाय रिवर, इट्स अ शेप विच इज़ मेड बाय रिवर
by cutting the mountains or rocks in its way। तो जो हिमालयस ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं उनका भी नाम रखा गया है, उनको बोलते हैं पूर्वांचलर, द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। पूर्वांचलर, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। कौन से हिमालयस? जो बिल्कुल ईस्ट की तरफ जाकर ख़त्म हो रहे हैं उनको ये नाम दिया गया है। अच्छा, अब जो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में हैं, यानी कि ये वाली हिल्स जो असम अरुणाचल प्रदेश में है, ये किसकी बनी है? ये सैंडस्टोन और सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी हुई हैं। सैंडस्टोन एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ये रॉक्स बहुत ही मजबूत होती हैं और इन रॉक्स पर बहुत घने जंगल हैं, यानी कि इस पूरे एरिया में बहुत ही डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हिल्स जिनके ऊपर फॉरेस्ट बने हुए हैं, ये बिल्कुल पैरेलल रेंजेस के रूप में साथ साथ चलते हैं हिमालयस के, यानी कि दे रन पैरेलल टू वैलीज एंड रेंजेस। जो हिमाचल की रेंजेस हैं, इनके साथ साथ ये फॉरेस्ट भी आप समझ सकते हैं पैरेलली बने हुए हैं। अब इस पूर्वांचलर हिल्स में 4 तरह की मेन हिल्स पाई जाती हैं। उनके नाम बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में कि नेम द हिल्स विच द पूर्वांचल रेंजेस हैविंग, मीन्स कौन सी रेंजेस पाई जाती हैं पूर्वांचलर, कौन सी हिल्स पाई जाती हैं पूर्वांचलर रेंजेस में। तो उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट कर सकते हैं। उनके नाम हैं पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मीज़ो हिल्स एंड मणिपुर हिल्स। तो ये चारों हिल्स इस पूर्वांचल माउंटेन्स में पाई जाती हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी हिमालयस और उसकी जो रेंजेस थी वो ख़त्म। अब नॉर्दर्न प्लेन्स जो हमारी इंडिया का दूसरा फिज़िकल डिवीज़न है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत फर्टाइल हैं और जो रिवर्स हिमालय से आती हैं और अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं, ख़ास तौर पर एल्यूवियल सॉयल, उनके डिपॉजिट होने से क्या बना है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारा पूरा यूपी, दिल्ली और थोड़ा पंजाब, वहाँ तक का एरिया कवर होता है। ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर अच्छी खासी फार्मिंग की जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से रिवर्स, विच रिवर्स ब्रॉट सॉयल और विच रिवर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स इन दिस एरिया। कौन सी रिवर्स ने नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाया? तो वो मेनली 3 रिवर्स हैं जिनके द्वारा लाई गई सिल्ट और सॉयल, मेनली एलुवियल सॉयल, जो इस नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाती है। उन तीनों रिवर्स के नाम हैं गंगा रिवर, इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है। और इन नदियों के साथ साथ इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उन्होंने भी काफ़ी डिपोजिशन किया है यहाँ पर। तो ये रिवर्स जिन्होंने लाखों साल से मिलियंस ऑफ ईयर्स से एल्यूवियल सॉयल लाकर नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण किया, कहाँ पर? इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास, यानी हिमालयास के नीचे वाले हिस्से में। तो इन रिवर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये एरिया कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स। तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हैं और इनकी लेंथ है 2400 किलोमीटर्स, 2400 किलोमीटर्स। और नॉर्दर्न प्लेन की जहाँ तक विड्थ का सवाल है, वो है 320 किलोमीटर्स। तो जैसा मैंने बताया कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स एलुवियल सॉइल से बने हैं, बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, फार्मिंग काफ़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर रिवर वाटर, जो रिवर वैलीज़ हैं, ये पास में नदियाँ हैं, गंगा रिवर है, यमुना रिवर है नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो काफ़ी इरिगेशन के लिए भी पानी मिल जाता है, तो इसलिए काफ़ी फर्टाइल लैंड ये बन गया है। और एक बात और कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी काफ़ी फेवरेबल है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो इसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स सो फर्टाइल, क्यों है इतने फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स? तो इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं बनाकर कि इट इज़ फाउंड बाई फर्टाइल एलुवियल सॉयल बाई रिवर्स फ्रॉम हिमालयास। फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं कि फेवरेबल क्लाइमेट का पॉइंट दे सकते हैं और इरिगेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं, दैट्स मेक नॉर्दर्न प्लेन्स वेरी फर्टाइल।
तो जो रिवर हिमालयस के नॉर्थ से आती हैं वो काम क्या करती हैं? डिपोजिशन का, यानी कि जमा करने का। जैसा आपने देखा कि इन्होंने जमा कर कर के क्या बना दिया? नॉर्दर्न प्लेन्स बना दिए, पूरा यूपी, दिल्ली वगैरह, ये सब डिपोजिशन वर्क है। नॉर्दर्न साइड से हिमालय की रिवर्स जो मिट्टी अपने साथ लाती हैं उनका काम है ये। हिमालय से नीचे आते आते लोअर कोर्स बन जाता है, यानी कि निचले जो लोअर कोर्स है रिवर्स का, तो जब पहाड़ों से ऊपर से पानी गिरता है तो काफ़ी स्पीड से गिरता है, वहाँ पर वो इरोजन वर्क करती है नदी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब नदी ऊपर से गिरती है, ग्लेशियर से पिघल कर नीचे आती है तो पहाड़ों को काटती हुई आती है, और उस मिट्टी को वो कहाँ जमा कर देती है? हिमालयस की फुट हिल्स में, और नॉर्दर्न प्लेन्स जैसी जगह बन जाती हैं। तो लोअर कोर्स में रिवर का वर्क क्या हुआ? डिपोजिशन, यानी कि रिवर डिपॉजिट करती है सेडिमेंट्स को, मिट्टी को, सिल्ट को, एंड मेक्स अ फर्टाइल प्लेन। इसके अलावा लोअर कोर्स में रिवर्स रिवराइन आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स भी बना देती हैं। अब जब नीचे आते आते मैदानों में जब रिवर पहुंच जाती है, प्लेन्स में रिवर पहुंच जाती है, तो डिपोजिशन वर्क के कारण नदी फिर एक तरफ इकट्ठी नहीं बह पाती, तो जहाँ पर उसको रुकावट मिलती है वो वहाँ से अलग अलग चैनल्स में बट जाती है, यानी कि एक रिवर के कई हिस्से भी बन जाते हैं, वो अलग अलग बहना शुरू कर देते हैं, और ऐसे हिस्सों को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि नदी का पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अलग अलग जगह चला गया। अब नॉर्दर्न प्लेन्स को भी 3 भागों में, 3 सेक्शंस में बांट दिया गया है, उनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? पंजाब प्लेन्स। आई रिपीट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज नोन एज पंजाब प्लेन्स। और पंजाब प्लेन्स को इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने बनाया है। यही पूछ सकते हैं कि विच रिवर मेनली फॉर्म दिस पंजाब प्लेन, तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी हैज़ मेड द पंजाब प्लेन्स। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पार्ट अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। अब इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का जन्म कहाँ पर हुआ? इंडस भी हिमालय से निकली है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सम ट्रिब्यूटरीज का क्या मतलब होता है कि जिन नदियों का पानी मेन रिवर में जाके गिरता है। तो यहाँ पर कुछ नदियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जिनका पानी इंडस में जाकर गिरता है, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरीज हुई। अब उनके नाम क्या क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनके नाम हैं झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, और ये पांचों, इनका ओरिजिन, इनकी शुरुआत, इनका आरंभ भी हिमालय से ही हुआ है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का ये हिस्सा जो पंजाब प्लेन कहलाता है, इसको दोआब भी बोलते हैं, DOAB, दोआब। दोआब इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, DO दो प्लस आब। दो का मतलब इंग्लिश में 2 और आब का मतलब होता है पानी। इसी तरह पंजाब का नाम भी किस प्रकार पड़ा? पंज प्लस आब। पंज यानी कि 5 और आब मतलब पानी, यानी कि पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, इसलिए उसका नाम पंजाब पड़ा है। तो अब नॉर्दर्न प्लेन्स के दूसरे हिस्से की बात करते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो दूसरा हिस्सा है वो कौन सी 2 रिवर्स के बीच में है? वो है उसका नाम है गंगा प्लेन, और ये एरिया लाई करता है बिटवीन घाघा एंड तिस्ता रिवर, इनके बीच में लाई करता है। और ये फैला हुआ है कौन कौन सी स्टेट्स में? नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल आदि में ये पूरा इलाका नॉर्दर्न प्लेन का फैला हुआ है। और आसाम में लाई करता है नॉर्दर्न प्लेन्स का तीसरा हिस्सा ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से। तो आसाम में आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स बिल्कुल फ्लैट हैं, इनमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई हिल्स वगैरह नहीं है, तो बिल्कुल खुले मैदान हैं ये। परंतु ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि कोई वेरिएशन नहीं है नॉर्दर्न प्लेन्स में। प्लेन्स होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत वेरिएशन है, और उसी वेरिएशन के आधार पर नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अब इन 4 भागों में से पहले भाग की बात करते हैं। उस पार्ट का नाम है भाबर। अब ये कैसे बना है?
जब पहाड़ों से नदियाँ नीचे उतरती हैं तो अपने साथ बहुत सारी रोड़ी पत्थर वगैरह काट काट कर लाती हैं, जो आपको मैंने बताया था। और ये सारे पार्ट जमा हो जाते हैं शिवालिक रेंज फुट हिल्स में, यानी कि हिमालय के जो फुट हिल्स हैं वो शिवालिक रेंज में हैं। तो यहाँ पर काफ़ी पथरीली ज़मीन है, खेती नहीं हो सकती या बहुत कम होती है। और इस ग्रेवल वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? भाबर। तो ये हमारे एक हिस्से की बात हुई नॉर्दर्न प्लेन्स के, जिसका नाम है भाबर। और ये भाबर एरिया 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है, जो शिवालिक रेंजेस के पैरेलल चलता है। यानी शिवालिक रेंजेस के बिल्कुल पैरेलल नीचे की तरफ भाबर एरिया है और चौड़ाई है 8 से 16 किलोमीटर्स। और इस भाबर बेल्ट में घुसने के बाद, यानी भाबर एरिया में घुसने के बाद, नदियाँ एकदम से गायब हो जाती हैं, डिसअपेयर हो जाती हैं, आपको दिखाई नहीं देंगी। फिर वो भाबर के साउथ की तरफ से निकलती हुई दिखाई देती हैं और एक बहुत ही स्वैम्पी यानी कि दलदल वाला एरिया बना देती हैं। उस एरिया को बोला जाता है तराई, TERAI। तो ये दूसरा पार्ट हुआ नॉर्दर्न प्लेन्स का। कैसे बना? जब सारी रिवर्स भाबर के अंदर उन्होंने रोड़ी वगैरह छोड़ी, उसके अंदर घुसकर गायब हो गई और उसके साउथ की तरफ से दोबारा री इमर्ज हुई, फिर दिखाई देने लगी, तो उन्होंने स्वैम्पी एरिया का निर्माण किया। तो ये तराई एरिया बिल्कुल मार्शी, वेट एंड स्वैम्पी होता है, दलदल वाला होता है। और पहले ये एरिया बिल्कुल ही थिक फॉरेस्ट था, कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ यहाँ पे काफ़ी पाई जाती थी तराई एरिया में। परंतु समय के साथ साथ या ज़रूरत के साथ साथ इस एरिया के जो जंगल थे वो काट दिए गए। मेन कारण था जो पाकिस्तान से लोग बंटवारे के टाइम, यानी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो काफ़ी यहाँ पर लोग आए, तो उनके रहने के लिए और एग्रीकल्चरल लैंड में बदलने के लिए इन जंगलों को साफ़ कर दिया गया। इसी क्षेत्र में दुधवा नेशनल पार्क भी पाया जाता है, दुधवा नेशनल पार्क। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का बहुत बड़ा हिस्सा एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, जो कि काफ़ी फर्टाइल है। फिर यही रिपीटेड बातें हैं स्पेस पर आगे। और इस एरिया में जो पुरानी एलुवियल सॉइल है वो पाई जाती है, तो इतना ज़्यादा फर्टाइल ये नहीं होता। और इस एरिया का नाम होता है भांगर। मतलब भांगर एरिया इज़ मेड अप ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल विच इज़ नॉट सो फर्टाइल एज कम्पेयर टू न्यू एलुवियल सॉइल। तो इस भांगड़ एरिया में जो सॉइल होती है उसमें कैल्शियस यानी कि कैल्शियम से रिलेटेड डिपॉजिट्स होते हैं, क्योंकि वो कंकड़ होते हैं, उनमें मेनली कैल्शियम होता है। अच्छा, इसके बाद जो रिवर्स, हिमालयन रिवर्स हैं पर्टिकुलरली, वो हर साल अपने साथ न्यू एलुवियल सॉइल बहा कर लाती हैं और डिपॉजिट कर देती हैं। ये न्यू एलुवियल सॉइल कहलाती हैं खादर, और ये ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, इनमें इतने कंकड़ या कैल्शियस चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि खादर इज़ मोर फर्टाइल दैन भांगर। तो खादर और भांगर में डिफरेंस आता रहता है एग्ज़ाम में, तो इनके पॉइंट्स आप बनाकर लिख सकते हैं। तो ये न्यू एलुवियल सॉइल क्योंकि हर साल रिप्लेस होती है, इसीलिए ये ज़्यादा फर्टाइल होती है और काफ़ी इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि घनी खेती बाड़ी यहाँ पर होती है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा पेनिनसुलर प्लेट्यूज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय।